आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे, इसराइल ने कहा गलत शनाख्त शुदा लाश की वापसी गजा माहदे की खिलाफ वर्जी, जवाब पर गौर किया जाएगा। क्या इसराइल जंगबंदी बरकरार रखेगा? बड़ा सवाल। नाज़रीन, नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने जंगबंदी माहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। नेतन्याहू का कहना था कि उस ग्रुप ने गलत शनाख्त शुदा लाश की वापसी की, जो कि गजा माहदे की खिलाफ वर्जी है। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि आज सुबह शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद पता चला कि कल रात लौटाई गई बाक़ियात का ताल्लुक एक मकतूल यरगमाल ओफेर सरफती की है, जिसे तकरीबन 2 साल कबल एक फ़ौजी ऑपरेशन में गजा की पट्टी से वतन वापस लाया गया था। नेतन्याहू के दफ्तर ने कहा कि हमास की तरफ से ये माहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और नेतन्याहू दिफाई इस्टेब्लिशमेंट के सरबराहों से मुलाकात के बाद इन खिलाफ वर्जियों के जवाब में इसराइल के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वहीं जंगबंदी के बावजूद इसराइली ड्रोन, तोपखाने और धमाकों की आवाज़ें फ़लस्तीनियों में गहरे गम व गुस्से का बायस बन रही हैं, जबकि खान यूनुस में इसराइली हमले में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइल पर गजा में 125 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। गजा में फ़लस्तीनी इसराइल की तरफ से वापस जाने वाली दर्जनों लाशों को दफन कर रहे हैं, जिन पर पुरतशद्दुद और मस्क करने के निशानात हैं। इसराइल ने वाज़ेह किया कि वो गजा में जंगबंदी की निगरानी के लिए अमरीकी तजवीज़ करदा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में तुर्क फ़ौजियों की शिरकत नहीं होने देगा। बड़ा सवाल ये कि जंगबंदी में अभी भी इसराइली इख्तियारात और शराइत पर काम हो रहा है, तो ये कैसी जंगबंदी है? और अमेरिका की तजावीज़ भी इसराइल मुस्तरद कर रहा है, तो क्या जंगबंदी ख़तरे में पड़ सकती है? इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर अर्शी खान साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुछ ही देर में दूसरे मेहमान ब्रह्मदीप अरुण, आप भी एक्सपर्ट हैं, ये भी जुड़ जाएंगे। प्रोफेसर अर्शी साहब, इसराइल का कहना कि गलत शनाख्त शुदा लाश की वापसी माहदे की खिलाफ वर्जी है और जवाब पर गौर करने की भी एक तरह से ये धमकी ही है, तो क्या गजा में जिस तरह का इज़्तिराब आम सुकून है, दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियों की भी बातें आ रही हैं, क्या फ़रीक़ैन के मफादात के मुताबिक कोई मुस्तकिल अमन की बुनियाद रखी जा सकती है इस माहौल में? देखिए, अमन की तो बात वहाँ पे हुई नहीं है। अगर आप देखें कि ये जो पीस प्लान है, बेसिकली पीस प्लान तो है नहीं, ये तो आप देखेंगे कि टेम्परेरी सीज फायर या सीज फायर का लेवल लगाया गया। ये तो ओरिजिनल, मैंने पहले भी आपके टीवी पे कहा था कि ये पारा सीज फायर है जी। पारा मीन्स लुक लाइक, ये लगता है जैसे पैरामेडिकल होते हैं, डॉक्टर तो होते नहीं, लेकिन वो पैरामेडिकल कहलाते हैं। लुक लाइक सीज फायर, इट्स नॉट अ सीज फायर। इसलिए आप देखेंगे जब सीज फायर का नेगोशिएशन चल रहा था तो बहुत जोर की बॉम्बिंग रही 3-4 रोज जी। उसके पहले 8 को डिक्लेयर हो गया। 8 को ट्रंप ने बोला कि भाई बड़ी अच्छी बात है कि ये तैयार हो गए हमास वाले। तो 8 को इन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि अब जो है फायरिंग बंद करो, इसको इजराइल को। फायरिंग होती रही। 10 को जो है साइन हुआ। 10 के बाद फिर वहाँ भी फायरिंग फिर होती रही। उसके बाद आप देखेंगे 13 को शर्म अल शेख में जो है वहाँ पे लीडर सब आए, आपको याद होगा। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि सीज फायर का वायलेशन होता रहा और 125 आपका जजीरा में भी आया है रिपोर्ट, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, वायलेशन हुआ है। 100 के लगभग 94 या 100 लोग मार दिए गए, 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए सिर्फ गाजा में। 94% जो है वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तीसरी चीज़ आप देखें कि जो सीज फायर में ये बात कही गई थी कि भाई 600 ट्रक वहाँ पे जो एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो कि जिसको कहा जाए लाइफ एसेंशियल, लाइफ एसेंशियल को कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो जंग की खिलाफ वर्जी हो या सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो। जी, ठीक है, लाइफ एसेंशियल को आप नहीं रोक सकते, हवा नहीं रोक सकते, खाना नहीं रोक सकते ना। तो आप जो है वो करीब 89-80 ट्रक, कभी हो गया तो 200 ट्रक गया, तो मतलब 600 की जगह पे आप कितने ट्रक को वहां लॉस कर रहे हैं। तीसरी चीज आप देखें कि उनके पास, हमास ने पहले भी कहा, हालांकि नेतन्याहू को पता था, इसलिए कि ये चीज आपके हिब्रू मीडिया में आई। नेतन्याहू ये जानते थे कि इस डील को साइन करने के बाद हमास के बाद जो सबसे बड़ी उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी जो मरे हुए जो कैप्टिव है जी, वो उनको निकाला जाए। इसलिए कि सारी बॉम्बिंग किया गया बिल्डिंग पे। हाँ। वो उसे धसे हुए हैं, उनके पास सामान है नहीं कि वो निकालें।
जी। तो उसमें हमास उलझेगा, वही हुआ आपने देखा। इसलिए कि अब तक सारे लोगों को वापस कर चुका है। ये दूसरी बात है कि शनाख्त नहीं हुई तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कि वन वे चल रहा है पूरी तरह से, आप देखेंगे। हम्म। अच्छा, हमास की बात कोई नहीं मानने को तैयार है, पूरा डिमोनाइजेशन हो रहा है हमास के बारे में, और ये कोशिश की जा रही है कि हमास को जो है डी रेडिकलाइज किया जाए। मैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी। हमास को डी रेडिकलाइज किया जाए, वहां पे मॉडर्न चीजें लाई जाए। लेकिन ये कोई नहीं बात कर रहा है कि नेतन्याहू साहब के टीम में जो इसराइल में रेडिकलाइजेशन है उसको कैसे डी रेडिकलाइज किया जाए। बिल्कुल वन वे जा रहा है। हम्म। तो आपने ये देखा कि वहां पे जो मशीन आनी चाहिए थी कि मलबा उठाने के लिए, हटाने के लिए, जिस लेवल पे आना चाहिए था वो नहीं आया। और हाँ। कम अभी जो है आपके 28 में से 13 सिर्फ बचे हुए हैं कैप्टिव, जिनकी लाश अभी मिलनी बाकी है। और मेरे ख्याल से इसमें टाइम लगेगा। अगर इसको बहाना बताया जाए, शुरू में तो आप देखेंगे जो स्टेटमेंट आया था आपके ये इसका क्या नाम है, जो रूबियो का, मार्को रूबियो का जी। भी आया था, और खासकर वाइस प्रेसिडेंट का भी आया था जी। कि भाई वहां पे मलबे में लोग दबे हैं, उसमें टाइम लगेगा। हम्म। लेकिन इसराइल जो है वो इसराइल ने तो कहा कि भाई हम अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। अब इसराइल को जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो हमास से, अगर कोई कहे कि हमास से सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं तो नहीं समझता। जी। बल्कि ये कहा जाए कि बहुत सारे कंट्री जिनको थ्रेट है, उससे जो कह रहे हैं कि जिसे थ्रेट है, तो हमास हम्म। से क्या थ्रेट हो सकता है? हमास के पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं, F-16 फाइटर जेट तो है नहीं, बिल्कुल। F-35 तो है नहीं, है ना। छोटे छोटे रॉकेट हैं, वो भी खत्म हो गए, मार दिए गए लोग। हम्म। ये तो एक सिंबॉलिकली अपने अब तो जमीन गजा पर की तबाही में सब कुछ जो है खत्म हो गया है। ब्रह्मदीप बिल्कुल। जी भी आ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से दोनों तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम लग रहे हैं, इसराइल कहता है कि हमास की तरफ से खिलाफ वर्जी हो रही है, गलत शनाख्त हुई लाशों को वो भेज रहा है, लेकिन 125 मरतबा इसराइल की खिलाफ वर्जी हो गई है। अब इस खिलाफ वर्जी को लेकर के क्या इसराइल मजीद हमले करने की कोशिश करेगा, या कारण ढूंढ रहा है कि साहब ये होगा तो हम इस पर ये कर देंगे, लेकिन एकतरफा तौर पर सारी चीज़ें हो रही हैं? कैसे देखते हैं आप? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आपसे बात हुई एक बार फिर। जी। देखिए, दुनिया में बहुत सारे टकराव होते हैं, विभिन्न प्रकार के टकराव है, लेकिन यदि फिलिस्तीन और इसराइल का मसला जब आता है तो वहां पर सांस्कृतिक टकराव है। हम्म। मतलब इसको, ये सांस्कृतिक टकराव जो है, जब धार्मिक टकराव गहरी नफरत की ओर चला जाता है तो वो वहां पर सांस्कृतिक टकराव दिखाई देता है। मतलब आप एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, और अविश्वास इतना गहरा है कि कोई किसी की बात को मानना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि जो जो फिलिस्तीन के कैदी हैं, जब उनको छोड़ा गया तो जो उनके हालात है, जिन हालातों में आए हैं वो, तो ऐसा व्यवहार जो है वो दुश्मनों से भी नहीं किया जाता। मतलब आपको गहरी नफरत हो, ऐसा ही व्यवहार। और वही उनको भूखे रखा गया। बहुत सारे कैदी जो थे वो चल नहीं पा रहे थे। तो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कुछ हो रहा है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है वो खत्म हो गए हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि इसराइल तो किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भरोसा करता ही नहीं है, और उसको पनाह अमेरिका देता है। वो अमेरिका जो कि अरब मुमालिक जो है उनका सबसे बड़ा दोस्त है। तो ऐसे में इसराइल को यदि आपको रोकना है तो कौन रोकेगा? क्या यूरोप रोकेगा, जो कि आंसू बहाता रहता है फिलिस्तीनियों के नाम पे, लेकिन इसराइल के प्रोडक्ट पे यूरोप ने रोक तो लगाई नहीं है। फिर क्या अमेरिका रोक पाएगा? अमेरिका कैसे रोक सकता है, जो जिसका मध्य पूर्व में सबसे बड़ा पार्टनर जो वो इसराइल है? तो इसराइल बेखौफ लेकिन होकर ब्रह्मदीप अपना जी, काम कर रहा है। अमेरिका तो ये कह रहा है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर अर्शी ने कहा कि मलबा है, उसमें लाशें निकलने में वक्त लगेगा, वहाँ कुछ है नहीं अभी। तो अमेरिका के दबाव के बावजूद इसराइल का इस तरह से बहाने बनाना, क्या लगता है कि इसराइल चाहता ही नहीं कि सीज फायर अभी चले? नहीं, देखिए, यदि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है और इसराइल ने जिस प्रकार से फिलिस्तीन को बर्बाद किया है, गजा को बर्बाद किया, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें गिरी है, सुरंगों तक उनके जो बम है वो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो लाशें हैं वो भी बहुत इधर उधर ही होगी। वो कहाँ होगी? जब तक आप मलबे को हटाएंगे नहीं, तब तक आप लाशों को ढूंढ कैसे पाएंगे? ये हम्म। बात तो अमेरिका भी जानता होगा। अब जो मार्क रूबियो वो दौड़कर आ जाते हैं इसराइल को समझाने के लिए, या ट्रंप समझाने, नेतन्याहू दौड़कर अमेरिका चले जाते हैं, तो यदि आपने वास्तव में युद्ध विराम करवाया है, यदि आप वास्तव में गजा के लोगों को राहत देना चाहते हैं, तो आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको रोकना पड़ेगा इसराइल को।
यदि इसराइल रुक नहीं पा रहा है, इसराइल यदि बेलगाम हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इसराइल सबसे ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका का उस पर हाथ है। तो यहाँ पर फिलिस्तीन को लेकर कभी यूरोप या अमेरिका की नीति समझ ही नहीं आती कि वो इसराइल को रोकना हकीकत में चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। हम्म। और यदि इसराइल को रोकना चाहते हैं तो फिर उसको रोका जा सकता है। और हम्म। देखिए, इसराइल को तो यह अवसर मिल गया है, क्योंकि उन मलबों में से अभी लाशें निकल ही नहीं पा रही है, और मलबों से लाशों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 60-65 हजार तो फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जी। अब 10-12 लाशें जो बची है उनको कहां पर ढूंढेंगे आप हम्म। समय देना ही नहीं चाहते। आपने तो ऐसा तय कर रखा है जैसे कोई हमास ने कोई और जो बमबारी है भी तो वो। इन्होंने ही की है, इन्हीं की बमबारी में सब जी कुछ तबाह बिल्कुल। हुआ है। कोई ताजमहल तो बना के रखे नहीं है कि ताजमहल को ढूंढ कर अंदर से जो लोग हैं उनको निकाल लिया जाए, लाशों को निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर इसराइल की तानाशाही जो है वो स्पष्ट नजर आती है। हम्म। नेतन्याहू की तानाशाही और आक्रामकता स्पष्ट नजर आती है। लेकिन सबसे अफसोसजनक यह है कि इस समूचे मसले पर जो नफरत दिखाई दे रही है इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच, और जी। जिस प्रकार से हमास न तो मान रहा है इसराइल के अस्तित्व को, और न ही नेतन्याहू फिलिस्तीन को स्वीकार करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, तो हम्म। ऐसे में आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। और ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल फिलिस्तीनियों को कोई राहत मिलने वाली है, जी। क्योंकि नेतन्याहू की आक्रामकता जो है, यदि इस युद्ध विराम के समझौते का पालन नहीं कर रही है, तो फिर पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल जी प्रोफेसर अर्शी, जिस तरह से ब्रह्मदीप जी कह रहे हैं कि क्या कुछ भी हो सकता है, हालात ऐसे बन रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्या इजराइल का कद इतना बड़ा हो गया कि अमेरिका की तजवीज़, उसकी शराइत या उसके दबाव को वो मुस्तरद कर रहा है? अगर बैरूनी फ़ौज के ताल्लुक से अमेरिका कहता है कि साहब ये फ़ौज वहाँ होगी, ये निगरानी करेगी, इजराइल फ़ौरन तुर्की की फ़ौज के खिलाफ तो बिल्कुल खड़ा है, बोला नहीं ये नहीं हो सकता, हम जो कहेंगे वो होगा। तो एक तरफा शर्तें क्यों मानी जा रही है इसराइल की? क्या अमेरिका यहाँ पर कमज़ोर है, माना जाए? मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका कमजोर है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूरी एनालिसिस करें अमेरिकन पॉलिटिक्स की और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और उनके जो स्कॉलर्स हैं, जी। तो एक वक्त था कि अमेरिका को इन्फ्लुएंस करते थे इसराइल। जैसे कि आपके कैनेडी का जमाना था, तो हम JF कैनेडी, जी। और जब वो शरायत में नहीं आए तो उनको मार दिया गया। मारने वाले कौन है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये चीजें क्लियर है कि किसने मारा। हम्म। उसके बाद फिर आया कि भाई ये लोग जो है घुसते गए, लेकिन अभी जो ट्रम्प का दौर है, ट्रम्प के दौर में आपके पहला जो दौर था, ट्रम्प के दौर में इजराइल जो है इनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली कंट्रोल कर रहा है। जी। मतलब अब तो साइकोलॉजिकली इसलिए कि देखिए बहुत जितने बड़े बड़े आपके वहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट है, वो इनके काबू में है। जो हम्म। बड़े बड़े आपके मीडिया सेक्टर हैं वो इनके काबू में है। जो बड़े बड़े लोग हैं पावर में, फॉर एग्जाम्पल स्टीव जो है विटकॉफ को देख लीजिए, जैरेड कुशनर को देख लीजिए, या आपकी मार्को रूबियो को देख लीजिए। उसके बाद जो हेक्सेट हैं, जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, जी। ये सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रो जायनिस्ट हैं, प्रो इसराइल हैं, हम्म। बहुत ज्यादा प्रो है। तो इस सारे एस्टेब्लिशमेंट में इनके लोग भरे हैं। उसके बाद अगर आप CIA को देखेंगे, FBI को देखेंगे, जिसमें कि 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, तो जी। उसमें भी इनके हाथ बड़े लंबे। मतलब ये इस पोजीशन में आज के डेट में कि अमेरिका को ये मेंटली, मटेरियली, पॉलिटिकली कंट्रोल करते हैं। ना कि ये सिर्फ ये चीज़ है, मैं आपको ये भी बताऊं, इसलिए कि मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ जी। आप। ये सिर्फ अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी को ही कंट्रोल नहीं करते, अब तो सिचुएशन ये है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसी उसको कंट्रोल कर। अगर हम्म। कोई, आपने कभी सुना होगा कि अमेरिका एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सनीचर को हमेशा आपके वहाँ, तो मैं जो अटेंड भी किया था न्यूयॉर्क में, एक जी। वार होता था जब वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते। हम्म। तो अमेरिका जो है वो जाना जाता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। जी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फलस्तीन के साथ इंसाफ किया जाए और उन पे गोली ना चलाई जाए, उनके खाना दिया जाए, तो ये कहा जाए कि एंटी सेमिटिज्म, हम्म। ये एंटी इसराइल है ना, जी। ये एंटी जू है। इस तरह का लेवल हुआ, उस पर लोग पकड़े जा रहे हैं। जी। मतलब हक की बात करना, वो वहाँ पे कोई एंटी इसराइल बात नहीं हो रही है। हम्म। तो अब सिचुएशन ये है कि खुद अमेरिका में जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उस पे भी ये लोग, मतलब जो लॉबी है, इजरायली लॉबी है, वो कंट्रोल कर रही है, ना कि सिर्फ फॉरेन पॉलिसी। और ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन खुद अमेरिका के लिए। और हो सकता है कि ये बैक फायर करे बाद में। ट्रम्प के अगर आप पूरे पोजीशन को आप देखें,
टाइम मैगजीन में अभी पूरी उनकी जो है वो छपा है, देखना उन्होंने जो है जी बोला आपके सीज फायर पे। अगर आप सीज फायर पे देखेंगे कि सीज फायर के दौरान जो बेबी सीटर होते हैं ना कि भाई बच्चों को देखना, जी जी तो इनके जितने ऑफिसर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं, कहाँ तेल अवीव आ रहे हैं, वो इनको समझा रहे हैं, उसके बाद उनसे मना रहे हैं उनको। हम्म कोई भी आदमी गाजा गया क्या? कोई जी भी वहां पे जो लोग नहीं वहां पे मारे गए, बिल्कुल 20,000 से ज्यादा तो स्टूडेंट मार दिए गए, हम्म 30,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो जख्मी है ना, जी 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे ही जख्मी हैं। तो जहाँ पे टीचर्स मार दिए गए आपके, वो लोग तो भाई, छोटा जो बच्चा है वो तो फाइटर नहीं है। हाँ और हाँ कोई भी आपके किसी के भी स्टेटमेंट में, चाहे विटकॉफ साहब हो या जैरेड कुशनर हो या ट्रम्प हो या आपके हेक्सेट हो, मार्को रूबियो हो, किसी के भी स्टेटमेंट में आपने 1 मिनट या आधे मिनट के लिए भी फलस्तीन के लिए, गाजा के लोगों के लिए, मरने वालों के लिए, उनके साथ जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन, कोई एक लफ्ज आपको नहीं मिलेगा। नहीं बोला गया आप छोड़ बिल्कुल दिए पैलेस्टीनियन स्टेट की बात। तो अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में तो पीस तो पॉसिबल है नहीं। मुझे जी ये लगता है कि ये फिर जो है वहां पे, देखिए इन्होंने जब जनवरी में किया था सीज फायर इसी साल, लेकिन इस सीज वायलेशन फायर उसका में हुआ कि नहीं? प्रोफेसर अर्शी साहब, सीज फायर में सिर्फ ये कह देना कि साहब हमारे कैदियों की लाशों के पार्ट्स, उनके आज़ा नहीं मिल रहे हैं या गलत चीज़ें शनाख्त करके आप भेज रहे हैं, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन सीज फायर में और भी बहुत चीज़ें हैं। आपने शुरुआत में जिक्र देखिए, किया कि गजा के लोगों को खाना मिले, मैं हाँ उनको देखिए, रिलैक्सेशन मिले, ये सारी चीज़ें। हाँ फिर इस पर कौन बोलेगा? अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं, 7 अक्टूबर की बात है ना, 7 अक्टूबर में क्या है कि भाई 40 बच्चों का सर काटा गया, हम्म औरतों का रेप किया गया, जी 100% रॉन्ग, इसलिए कि हारेज न्यूज़पेपर ने उस पर इंक्वायरी की। उसके पहले क्या था भाई कि हमास जो है थ्रेट है, ठीक है, हमास के 20,000 लोगों को आपने खत्म कर दिया। हम्म उसके बाद क्या प्रॉब्लम था कि जो इन्होंने कैप्टिव को पकड़ रखा है उसको छोड़ा नहीं, उसको जो है आपके छुड़वा लिया पूरा। सारे लोग तो छूट गए भाई, जो जिंदा लोग थे छूट गए, जो मेन मुद्दा था उनको निकल गया। बिल्कुल उसके बाद जो वहां पे मरे हुए कैप्टिव है, जो इन्हीं की बॉम्बिंग से मरे हैं, आपके इजरायली बॉम्बिंग हाँ से, अब नेचुरली उसका निकालना ही मुश्किल है। अब उसको एक इशू बना रहे हैं। तीसरा इशू ये बना रहे हैं, आपके अमेरिकन स्टेट्समैन, आप अमेरिकन जो बड़े बड़े लीडर, उनके भी स्टेटमेंट में आया है कि जो हमास वाले हैं ये वहीं के लोगों को मार रहे हैं। मतलब ये है कि जो 4 वहाँ गैंग हैं, 4 गैंग को वहाँ पे तैयार किया गया है जो वहाँ पे अफरा तफरी फैलाएं। उनके जी पास आर्म्स हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, वॉकी टॉकी है, और वो आपके पैलेस्टीनियन एरिया की इधर जिस तरफ आईडीएफ का कंट्रोल है वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ अब उनसे अगर वो लड़ते हैं तो कह रहे हैं कि ये वहाँ पे सिविल वार कर रहे हैं। उसमें भी जो है हमास को एक्यूज किया जा रहा है। जी ठीक है, अब वही लोग हैं जो लूटपाट करते हैं आपके एड वगैरह को, सारा कुछ। तीसरी तरफ आप जो है तो इनके सामने जो है, मतलब जो चीज है सब हमास उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि आप देखेंगे कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। और इसमें सारे लोग खामोश हैं। जो गारंटर थे, छोड़ दिए ट्रम्प को, जो अरब कंट्रीज वहां पे बैठ करके जो चाय पी रहे थे जी आपके न्यूयॉर्क में साइड लाइन जो लेकिन मीटिंग जब हो रही थी, नेतन्याहू कह रहे हैं कि डिफेंस फोर्स से बात करेंगे, जवाबी कार्रवाई की एक तरह से धमकी है, तो क्या भाई अब नेतन्याहू तैयारी कर रहे हैं जवाब देने की, सीज फायर को तोड़ने की? भाई जवाब देने कोई की बहाना तैयारी ढूंढ रहे है। हैं? बहाना बहाना इनके पास 50 बहाना है, उस बहाने को कोई काट भी नहीं रहा है। और वहां पे ऑलरेडी आपके लो लेवल पे, लो इंटेंसिटी पे तो वहां पे बॉम्बिंग हो रही है, जी और ये हो सकता है कि हाई लेवल पे ही बॉम्बिंग करें, ये पॉसिबल है। इनका मेन बेसिकली एजेंडा है कि वहां से लेकिन इस हमास माहदे को, में कहीं पाबंद बनाया गया है कि आप हमसे पूछे बिना सीज फायर नहीं तोड़ेंगे? इसमें कोई अमेरिका ऐसी का कोई है दबाव इस तरह का? कोई मैकेनिज्म इस तरह का नहीं कोई है। मैकेनिज्म है कि कोई किन हालात मैकेनिज्म में नहीं, तोड़ा जाए सीज फायर? कोई मैकेनिज्म नहीं। नंबर 1। नंबर जी 2, इसमें जो स्टेजेस है वो डीलिंक्ड है, लिंक नहीं है फर्स्ट से सेकंड। जी तीसरी चीज को जो गारंटर है वो सिर्फ वर्बल है, हाँ वर्बल वादा है, ठीक वादा सिर्फ जबान का है, कोई जी लिखित नहीं है। चौथी चीज ये है कि वहां पे आपने जैसे कहा ना कि हमास को कैसे कंट्रोल करेंगे आप गाजा में, तो कोई ऐसी फौज है जो इनको कंट्रोल करे, आईडीएफ को? हाँ भाई वो भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल आप हमास इनको मार रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो पैलेस्टाइन को भी तो खतरा है इनसे। बिल्कुल। अगर इजराइल को खतरा है हमास से, तो जो तो फलस्तीन के पैलेस्टीनियन आम उनको भी लोगों तो को भी इनसे तो खतरा है। तो भाई जब आप उनको डिसआर्म करना बल्कि चाह अभी रहे भी हैं, हो रहे हैं हमले कई हाँ, लोगों उनको को। डिसआर्म करना चाह रहे हैं जी और उनको आप डिसआर्म करना चाह रहे हैं और डीमिलिटराइज, तो आपके बारे में क्या आपको भी करना चाहिए ना, इसलिए कि आपने तो इस्तेमाल किया। एक चीज मैं और बोलना चाह रहा हूँ, अगर जी आप इजाजत दें, आधे मिनट। जी देखिए, पहले जमाने में जब जेनोसाइड हुआ, पहले जमाने में जैसे हिटलर ने किया, तो उस पर लोगों को छुपाया लोगों ने। ये पहला जेनोसाइड है जहां पे लोग ओपनली बोल रहे हैं कि यस, मतलब मैंने किया, मुझे खतरा हटाना है, मुझे रिप्लेस करना है। जैरेद कुशनर भी कहा कि वहां से हमको लोगों को हटाना है।
बिल्कुल। तब इस तरह की चीजें बेशर्मी आ गई है, जो हमारे पहले कलीग बोल रहे थे हम्म। कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल कन्वेंशन या यूएन चार्टर या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जेनेवा कन्वेंशन, किसी का कोई वहां पे 1% भी कोई एप्लीकेशन नहीं। तो ऐसे हम्म। सिचुएशन में यानी इस कुल वक्त मिलाकर ह्यूमैनिटी एक तरफा क्राइसिस। चल रहा है। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह से अगर हम बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी के रोल की, तो अब ऐसे में जिम्मेदार कौन है इस सीज फायर को आगे बढ़ाने का? अमेरिका को भी अब नहीं सुन रहा है इजराइल, तो क्या खतरात आप देखते हैं आगे जाकर? देखिए, मसला ये है कि दो बातें हैं। एक तो आप इसराइल को एक राष्ट्र मानते हैं और नेतन्याहू को एक लोकतांत्रिक देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके तौर पे मान्यता देते हैं, और हमास को कोई मान्यता देना ही नहीं चाहता। तो ये जो सीजफायर हुआ है इसमें बहुत स्पष्ट हुआ है कि हमास इसमें जो जिसको फोर्सफुल तरीके से जिसको रोकने की कोशिश की गई वो हमास, कि हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा। हमास जो है वो वहां का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। हमास को गजा से नहीं, हटना हमास ही राजी भी हो पड़ेगा। गया इस चीज के लिए। ये हमास राजी राजी भी हो गए। अब आप ये बताइए कि हमास जो है कुछ भी हो, आज हम्म। हमास के बारे में दुनिया कुछ भी समझती हो, लेकिन 2006-7 में जो चुनाव हुए थे उसमें हमास तो जीता था। हम्म। हमास बिल्कुल ही सही। तो प्रतिनिधि है, गजा का प्रतिनिधि हमास है। भाई हम्म। फतेह तो कोई वहां का प्रतिनिधि है नहीं, क्योंकि फतेह तो पश्चिमी तट में है, यहाँ पर फतेह का राइट। नामो निशान नहीं है। जी। अब फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हमास को किसने पैदा किया? इजराइल ने पैदा किया। तो अब इजराइल ने, हो सकता है कि हमास से लड़ने के लिए, जिसके बारे में अभी प्रोफेसर साहब बात भी कर रहे थे, कि हो सकता है कि हमास ने, इजराइल ने 2-4 ग्रुप्स को और टेररिस्ट ग्रुप्स को तैयार कर दिया हो, जो कि हमास के नाम पर विद्रोह मचा रहा हो। तो अब पॉसिबल। समस्या हाँ, यहाँ पर यह भी है, ये जो इम्कानात है, ये इस्लामिक पॉसिबल है, ममालिक, बिल्कुल। जी जी, जी। और यहाँ पर इस्लामिक ममालिक के, खासकर जो अरब के देश है, उनका नजरिया भी कुछ समझ, वो फिलिस्तीनियों की तरफ तो है, लेकिन वो हमास को, यूएई हमास को कहाँ मान्यता देता है? हम्म। सऊदी अरब हमास को कहाँ मान्यता देता है? ये देश, अब आप सोचिए कि मिस्र चाहे जितनी बातें कर ले इस्लामिक दुनिया की बेहतरी की, लेकिन उनके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि वो अपना देश चला ही नहीं सकते। टर्की में अर्दोआन चाहे जितनी बात कर ले, लेकिन उनके पास क्या है? पैसा है सऊदी अरब और यूएई के पास। ये जी। देश जब तक आगे बढ़कर बोलेंगे नहीं, उनको हमास का पक्ष लेना पड़ेगा एक राजनीतिक दल के तौर पे, लो आप, लेकिन वो हमास का नामो निशान इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमास के संबंध जो है ईरान से है। तो एक बार फिर जो इस्लामिक दुनिया में जो शिया सुन्नी विवाद है, उसका फायदा इसराइल को पहले भी मिलता रहा है, इसराइल को अब भी मिल रहा है, इसराइल को आने वाले समय में भी मिलेगा। हम्म। और इस समूचे मसले को यूरोप ने बहुत ही शातिराना तरीके से दो फाड़ कर रखे हैं। ईरान के पक्ष में खड़ा हो जाता है रसिया, लेकिन रसिया कभी इसराइल के पक्ष में, इसराइल के विरोध में खड़ा नहीं होगा। ईरान के पक्ष में खड़ा रहेगा रूस, जी। लेकिन वो इसराइल का विरोध नहीं करेगा। अमेरिका सऊदी अरब के पक्ष में खड़ा रहेगा, लेकिन वो इसराइल का विरोध नहीं करेगा। तो हम्म। आपने बहुत क्लियर कट, और इस्लामिक दुनिया में कभी एकता हो ही नहीं पाती। तो हमास को लेकर एक नजरिया होना चाहिए दुनिया का, खासकर इस्लामिक दुनिया का, कि वो अभी भी गजा के लोगों का नेतृत्व करता है। जब तक कि वहां पर कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं बन जाती जिसको गजा के लोग स्वीकार कर ले, हम्म। तब तक गजा पर जो है वो हमास का शासन कायम रहेगा। इसके पक्ष में बोलना ही पड़ेगा सऊदी अरब और यूएई को। यदि ऐसा नहीं बोला जाता तो फिर आपने गजा के लोगों को किसके हवाले कर दिया गया है? जी। क्योंकि हमास के प्रशासन को आप मानना नहीं चाहते, और ये हकीकत है। अस्पताल वहां पर हमास चला रहा है, प्रशासन वहां का हमास चला रहा है, हम्म। वहां की व्यवस्था हमास के पास है। तो फिर आप हमास को देखना ही नहीं चाहते, तो फिर वहां की और बात भी व्यवस्था को हमास से कर चलाएगा रहे हैं कौन? आप। बिल्कुल। तो देखिए, हमास के बारे में जो नजरिया है, एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर तो दुनिया उसको माने, हम्म। लेकिन आपने अब हमास इस पूरी जो मिस्र में जो बातचीत हुई है उसमें हमास की शर्तों पर तैयार हुआ है। वो क्यों तैयार हो गया है, और क्या वो तैयार हो गया तो उसके पास कोई प्लान बी था क्या?
क्या हमास ने कोई एक ऐसा गुट बना रखा है जो हमास के नियम कायदों के अनुसार चल सकता है? क्या गजा के लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं? तो दुनिया इसके बारे में जानती ही नहीं है। जी। और कुल मिलाकर यह जो युद्ध विराम हुआ है, या ये कहें कि ये जो संघर्ष विराम हुआ है, जी। इस संघर्ष विराम में कौन है, किसने क्या कहा है और कैसे गजा का प्रशासन चलेगा, जबकि जॉर्डन के किंग स्पष्ट कह चुके हैं जी कि हम बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेना को नहीं भेजेंगे, अमेरिका अपनी सेना को नहीं। यदि जॉर्डन के किंग ने मना कर दिया तो फिर तो दूसरे देश अपनी सेना को भेजेंगे ही नहीं। तो जब आप सेना को भेजना नहीं चाहते तो आप हमास का विकल्प कैसे बनोगे? और जब आप, यदि आपकी सेना को आप भेजते, तो जिसके बारे में फिर प्रोफेसर साहब ने कहा था, तो फिर आईडीएफ जो है, आईडीएफ पर आप दबाव बना सकते थे यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर की आप सेना भेजते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो कुल बिल्कुल। मिलाकर यह जो संघर्ष विराम है, इसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि बहुत शातिराना तरीके से ट्रंप ने नेता जो इजराइल के कैदी है उनकी रिहाई करवा दी, और उसके बाद वापस गजा के लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया है। अब बिल्कुल। इसका परिणाम तभी निकल सकता है जबकि इस्लामिक दुनिया के जो देश है, और एक बार फिर मैं कहूंगा सऊदी अरब और यूएई जैसे दो जो देश हैं, वो अमेरिकी दबाव को दरकिनार करके फिलिस्तीन के पक्ष में बहुत ही पारदर्शिता से आएंगे, तो फिर कुछ बात बनेगी, अन्यथा बहुत बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, प्रोफेसर अर्शी साहब और ब्रह्मदीप जी। जिस तरह से आप दोनों ने कहा कि आईडीएफ को रोकने का प्लान इस सीज फायर प्लान में क्या है, गजा पीस प्लान में क्या सिर्फ हमास के लिए पाबंदियां हैं, इसराइल पर क्या कोई पाबंदी नहीं है, और क्या सीज फायर पर अमल करने का दबाव इसराइल पर नहीं बनाया जाना चाहिए, जिम्मेदारी कौन लेगा इस पूरे सीज फायर की, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल फौजी ऑप्शंस पर क्या इसराइल गौर करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब।